5G यानी 5 जनरेशन शो में अब वक्त है खबरों के सेंसेक्स का, यानी वो शो जिसमें हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिन पर पूरे दिन हलचल होती है। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी, खबरों के सेंसेक्स में उस खबर की पूरी ABCD आपको बताएंगे। आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के साथ हमारे साथ देश भर से पहले हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पैनी नजर। और इस शो का उद्देश्य यही है कि आपको बताया जाए कि किस खबर की महत्ता आपके लिए कितनी ज्यादा है। और रंजीता हमारे साथ में हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। रंजीता, खबरों के सेंसेक्स में ऐसी कौन सी खबर है आपके पास जो आपको लगता है कि आज पूरे दिन छाई रहेगी? बिल्कुल, देखिए दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। पहले तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, वायनाड के सांसद, आज से 3 दिनों के लिए वायनाड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राहुल गांधी कई जो संसदीय क्षेत्र उनके हैं वहां जो कार्यक्रम होने हैं, कई नई योजनाएं हैं उसका उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और जो वायनाड के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ उनकी ग्रुप मीटिंग होगी। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही, उन्होंने अपने ट्विटर और फेसबुक प्रोफाइल में कांग्रेस की सदस्य के तौर पर पूर्व लगाया है और महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर भी फॉर्मर लगाकर कुछ संकेत दिए हैं। हालांकि ये अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया है, लेकिन जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, जो अंदरूनी खबरें निकल कर आ रही है, जो कहा जा रहा है कि सुष्मिता देव नाराज चल रही थी। असम चुनाव के वक्त भी उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी। 2 दिन पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी से असम के नेता लोग मिले थे जिसमें सुष्मिता देव भी शामिल थे, लेकिन उसके बाद ये बदलाव उन्होंने किया है। औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह के संकेत उन्होंने दिए हैं ये माना जा सकता है कि सुष्मिता देव ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया है। रंजीता, एक चीज यहाँ पर जरूर लगती है कि कांग्रेस आने वाले वक्त में खुद को मजबूत करने की इतनी तैयारी नहीं कर पाती होगी, चुनावों पर इतना फोकस नहीं कर पाती होगी जितना वो रूठों को मनाने में फोकस करती है। देखिए, एक एक करके कांग्रेस के कई बड़े नेता, आपको याद होगा पिछले दिनों जितिन प्रसाद जो यूपी के बड़े नेता और ब्राह्मण चेहरा, वो छोड़कर बीजेपी चले गए। सुष्मिता देव, अगर इस बात की आधिकारिक पुष्टि हो जाती है तो वो भी कांग्रेस की ऐसी नेता जिनके पिता कांग्रेस से जुड़े हुए थे, मंत्री रहे हैं और उनकी बेटी और कहीं ना कहीं पूर्व सांसद है। सुष्मिता देव का अपना स्टेचर है, जिस तरह से उन्होंने महिला कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल संभाला। ऐसे में सुष्मिता देव का कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाना पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन हम ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है उसका इंतजार कर रहे हैं और आज के दिन ये 2 बड़ी खबरें जो है वो कांग्रेस से निकल कर आ रही है। बिल्कुल रंजीता, और हमारे सहयोगी शिंजॉय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ना क्या खबर वहां से? बिल्कुल जान लेते हैं शिंजॉय से। शिंजॉय, आज की बड़ी खबर आपके लिए आज से क्या रहने वाली है? जिस तरह से मेघालय में हिंसक तस्वीरें नजर आ रही हैं या फिर अफगानिस्तान में जिस तरह से हलचल है, विदेश मंत्री का दौरा है, क्या लगता है आज की खबर खबरों के सेंसेक्स में कौन सी रहने वाली है? 2-3 मेजर पॉइंट है। एक तो है तालिबान पूरा अफगानिस्तान कब्जे में लाए हैं। काबुल इज इन द हैंड्स ऑफ द तालिबान। तो एक बार कैपिटल सिटी हाथ में आ गया तो और कुछ नहीं कर सकते आप। घनी साहब तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह साले भी निकल चुके हैं। अब 2-3 चीज देखना है। एक है इंडियन एम्बेसी और इंडियन सिटीजन का इवैक्यूएशन कैसे चलेगा, ये इसका तैयारी हो रहा है। सब तैयार है, अब देखने पड़ेगा ये कब होगा। 2-3 दिन में होना चाहिए। कब होगा, कैसे होगा, कितने आदमी बाहर आएंगे, यही देखना है। ये आज काल परसों ये 2-3 दिन में ये होना है। ये पहली बात है। सेकेंडली, एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न, देखिए क्या करना है इंडियन गवर्नमेंट को, ये भी तैयारी करना है, ये डिसीजन लेना है तालिबान से हमारा संपर्क रहेगा या नहीं रहेगा। ये भी बहुत बड़ी शिंजॉय जानकारी आ रही है क्योंकि सबकी नजरें टिकी हुई है कि भारत का रवैया कैसे होने वाला है। प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आपके पास कौन सी ऐसी खबर है जो टॉप पर है? देखिए, अगर बात
करेंगे तो अफगानिस्तान की खबर सबसे ज्यादा सेंसेक्स पे टॉप पे है, इस वजह से क्योंकि अफगानिस्तान की अगर आप देखेंगे पोजीशनिंग, अफगानिस्तान एक ऐसा इलाका है जहां एक तरफ से सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट होता है, दूसरी तरफ से साउथ एशिया के साथ कनेक्ट होता है। और ये इस समय अगर आप घटनाक्रम और परिस्थितियां देखेंगे तो वहां पे जो जिस तरीके के हालात बने हैं, तालिबान इस समय प्रेसिडेंशियल पैलेस में पहुंच चुका है और उसके बाद से काफी खौफ और डर का माहौल है। डर का माहौल जैसे कि सुजय भी बता रहे थे, सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए रहेगी। भारत क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर रहा है, लेकिन पुरानी गवर्नमेंट जैसे कि अशरफ गनी वहां से भाग निकले और पता चला है कि ताजिकिस्तान की ओर चले गए और उनका कहना था कि हम खून खराबा नहीं चाहते थे, मैं इसी वजह से मुझे एक कठिन फैसला लेना था जो मैंने ले लिया है। लेकिन भारत को किस तरीके से अपने आप को वहां से इवैक्यूएट करना है, जो उनके समय एम्बेसी में एम्प्लॉयज हैं और बाकी लोग जो वहां पे काम कर रहे थे, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 2 दशक में भारत ने काफी बड़े तरीके मात्रा में इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट जो की है वो डेवलपमेंट के तौर पे की है, वहां पे कई सड़कें बनाई, अस्पताल बनाए, कई डैम बनाए, बहुत सारी चीजें बनाई है जिससे कि वहां के आवाम को एक फायदा होता। लेकिन अब तालिबान के आने के बाद से हालत थोड़ी उनके लिए मुश्किल रहेगी, क्योंकि तालिबान सभी जानते हैं कि उस पे पाकिस्तान का कंट्रोल काफी ज्यादा है और पाकिस्तान, चाइना और जो तालिबान के बीच में अनहोली नेक्सस है वो भी एक परेशानी का सबब है भारत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि भारत का अफगानिस्तान में स्ट्रॉन्ग होल्ड रहे। वो हमेशा स्ट्रेटेजिक इन डेप्थ वहां ढूंढता रहा, इसी वजह से इस समय जो हालात बनते जा रहे हैं तो उसके लिए पाकिस्तान बहुत ही खुश होगा। जो लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती रहेगी भारत के लिए, क्योंकि जैसे जैसे तालिबान वहां उभर के आया और कंट्रोल कर लिया उन्हें अफगानिस्तान पे, जो ये इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं, सेसेशनिस्ट एलिमेंट हैं, वो काफी एनकरेज होंगे। और दूसरी चीज ये नहीं कि तालिबान को एक ही चीज आती है, वो लड़ाई करना आता है कि जब अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया उसके बाद क्या करेंगे। पाकिस्तान की कोशिश रहेगी कि कहीं ना किसी तरीके से जो ये तालिबान के फाइटर्स हैं उनको कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट किया जाए और यहाँ पे गड़बड़ी फैलाई जाए। वो एक सुरक्षा जो एजेंसियां हैं उस पे भी नजर बनाए हुए हैं। और तीसरी ओर यहाँ जो बाइडेन की बात करें, अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो काफी उनको आलोचना का सामना करना। 2 और चीजें समझना चाहूंगा आपसे। पहली बात तो ये कि क्या अफगानिस्तान की जो नई सरकार बनेगी, तालिबानी सरकार होगी, क्या इसको एक्सेप्टेंस मिलेगी? भारत का रुख क्या रहेगा इस चीज को लेकर के? देखिए, जब पहली बार 1996 में आए थे तो भारत ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया था और हमने देखा है कि किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। खासकर IC-814 जब हाईजैकिंग हुई थी उस समय तो तालिबान ने पूरा सपोर्ट पाकिस्तान का किया था। मसूद अजहर को जम्मू के कोटबलवाल जेल से जब लेके गए थे, रिहा करवाए गए थे, जो जहाज में हमारे उस समय नागरिक थे जिनको एक्सचेंज किया गया था उन मसूद अजहर और बाकी 4 टेररिस्ट के बदले, तो हमने देखा था तालिबान का रवैया जो था पूरा भारत के खिलाफ था। इस बार जो है, अभी तक देखिए यूके प्राइम मिनिस्टर का भी बयान आया कि इन्होंने जबरदस्ती से वहां पे कब्जा किया, तो हमें इनको रिकॉग्नाइज नहीं करना होगा। भारत अभी जो है वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी कर रहा है, क्योंकि अगर ये तालिबान पूरे तरीके से कब्जा कर ही दिया है उन्होंने, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि भारत पूरी तरह से कहे कि मैं तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करता हूं, क्योंकि वेट एंड वॉच की स्थिति है और धीरे धीरे जो अलग अलग राष्ट्र हैं उनके स्ट्रैटेजीज भी सामने आ जाएंगी कि अफगानिस्तान को लेकर उनका स्टैंड क्या है। और अब रविकांत राय का रुख करते हैं, गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ गए। रविकांत, आपके पास खबरों के लिहाज से बड़ी खबर कौन सी है, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से? देखिए, खबरों के सेंसेक्स में आज खबर नॉर्थ ईस्ट से है और असम और मिजोरम के विवाद के बाद एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट का एक और राज्य अशांत है और वो राज्य है मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग में 13 तारीख को एक घटना घटती है जिसमें एक विद्रोही नेता को पुलिस के द्वारा मार दिया जाता है। उसके बाद से ही 15 अगस्त को भी मेघालय की राजधानी शिलोंग में पूरी अशांति रही, आगजनी की गई और उसके बाद डेवलपमेंट ये हुआ कि इस पूरे मामले की न्यायिक जाँच हो। इसलिए मेघालय के गृह मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री संगमा से ये कहा कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस जिस व्यक्ति जी रविकांत, आपकी आवाज आ रही है? पुलिस जिसको पकड़ने के लिए गई थी, क्योंकि पुलिस जिस व्यक्ति को पकड़ने के लिए गई थी, मेघालय में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसमें उनका नाम था और जानकारी ये मिल रही थी कि पुलिस की टीम जैसे ही थोंगक्यू के घर पे रेड करने के लिए पहुंची, उन्होंने पुलिस पर चाकू से हमला करने का प्रयास किया। ऑफिशियल सोर्सेज ये बता रहे थे। उसके बाद दोनों तरफ से एक्शन किया गया जिसमें उनकी डेथ हो गई। उसके बाद से 13 तारीख को जो मेघालय की राजधानी शिलोंग है वहाँ पर आगजनी की गई, इसलिए पूरे एरिया में 17 तारीख तक कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके
साथ ही 4 जिलों में इंटरनेट के कनेक्शन काट दिए गए। मुख्यमंत्री संगमा ने यह कहा है कि इस पूरे मामले की वो न्यायिक जांच कराएंगे, लेकिन लोगों में नाराजगी है कि पुलिस ने जानबूझकर एक निर्मम हत्या को अंजाम दिया है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले को किस तरीके से कंट्रोल में लाया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए ये 2 दिनों का कर्फ्यू लगाया गया है, इंटरनेट कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संगमा ने यह कहा है कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। रविकांत, लेकिन स्थिति नॉर्मल होते हुए कितना वक्त और यहां लग सकता है? देखिए, फिलहाल अभी 17 तारीख यानी मंगलवार तक कर्फ्यू कंटिन्यू करेंगे और इसके साथ ही इंटरनेट कनेक्शन भी वहां पर बंद रखे जाएंगे, क्योंकि इस तरीके की जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री के निजी आवास पर पेट्रोल बम फेंके गए थे। यानी जो उपद्रवी हैं वो लगातार हिंसा को अंजाम देना चाहते हैं। कुछ ही दिनों पहले आपने देखा था कि नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्यों में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें कई लोगों की जानें गई थी। एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य में अशांति फैली है। इसको कंट्रोल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए होम मिनिस्ट्री भी लगातार नजर बनाए हुए है और इस पूरे घटनाक्रम में पूरी सावधानी बरती जा रही है। बिल्कुल, और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से मेघालय में स्थिति सामान्य हो, इसको लेकर दिल्ली से लेकर मेघालय तक बैठकों का दौर जारी है। तो आज की ये भी बड़ी खबर रह सकती है। फिलहाल अब रुक कर लेते हैं आमिर हक का। आमिर, आज उत्तर प्रदेश के लिहाज से ऐसी कौन सी खबर है जो खबरों के सेंसेक्स में ऊपर रहने वाली है? देखिए, आज बीजेपी के 7 केंद्रीय मंत्री जो उत्तर प्रदेश से हैं और पिछले ही महीने जिनको कैबिनेट में जगह दी गई है, उन सभी मंत्री उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं और 16 अगस्त आज से लेकर 20 अगस्त तक जन अधिकार यात्रा निकाली जाएगी और उसमें तमाम वो जगह कवर की जाएंगी जहां जो रास्ता इन मंत्रियों के गृह क्षेत्र तक जाता है और सभी कार्यकर्ता जो सपोर्टर रहे हैं, उसके अलावा आम लोग, उनको जोड़ा जाएगा इस जन अधिकार यात्रा में। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी और इसको एक तरह से 2022 के विधानसभा चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तकरीबन 32 लोकसभा क्षेत्रों में ये जन अधिकार यात्रा पहुंचेगी। जगह जगह पर स्वागत होगा इन मंत्रियों का। 120 विधानसभा क्षेत्र और करीब 3500 किलोमीटर का रास्ता का सफर ये तय करेंगी जन अधिकार यात्रा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, महाराजगंज जैसे जिलों में ये यात्रा जाएगी। बुंदेलखंड में भी ये यात्रा निकलेगी और इसके जरिए लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। खास बात यह है कि जितने सांसद जिनको राज्य मंत्री बनाया गया है, उनका दर्जा दिया गया है केंद्र में, उनको अपनी बिरादरी के लोग, उनको अपनी जाति के लोगों को जोड़ना होगा, ऐसा कहा गया है केंद्र की तरफ से, लेकिन मुझे पार्टी की तरफ से। और मूवमेंट तो बड़ा है विधानसभा चुनाव के लिहाज से, लेकिन कितने जिले और कितनी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी पूरी यात्रा? देखिए, तकरीबन 32 लोकसभा क्षेत्र और 120 विधानसभा क्षेत्र और 3500 किलोमीटर की यात्रा, जैसे मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ इन सभी मंत्रियों को यह कहा गया है कि न केवल अपने जिले बल्कि कम से कम 3 से 4 और जिले जो उनके गृह क्षेत्र के आसपास के हैं, उनको वो कवर करें इस जन अधिकार जन आशीर्वाद यात्रा के तहत। और लोगों से जुड़ना, उनसे संपर्क करना, उनको मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताना, ये एक मुख्य उद्देश्य रहेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको जोड़कर देखा जा रहा है 2022 के चुनावों से और उससे पहले बीजेपी की एक बड़ी मुहिम के तौर पर। बिल्कुल, तो एक बड़ी मुहिम तो इससे साफ तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है। आदर्श भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आदर्श, खबरों के सेंसेक्स में लखनऊ से क्या अहम खबर आ रही है? देखिए, सबसे अहम खबर जो इसके बाद है वो ये है कि आज जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और उसमें ना सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित हैं, बल्कि जो संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना हैं, विपक्ष से समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी हैं और दूसरे दल के नेता भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि इस बार जो मानसून सत्र होने वाला है उसमें 20 तारीख को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और तकरीबन 1 हफ्ते का ये जो पूरा सत्र है वो चलने वाला है। ऐसे में विपक्ष की तैयारी ये है कि वो सरकार को घेरने की कोशिश करें, ना सिर्फ किसानों के मुद्दे पर बल्कि महंगाई और डीजल पेट्रोल के दामों पर। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि सभी दलों से एक बार बातचीत हो जाए और ये तय कर लिया जाए कि जो चूंकि 1 हफ्ते का समय है, ऐसे में
बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, बहुत ज़्यादा बाधाएं ना आए सत्र को चलाने में, ताकि वो समय न बर्बाद हो। इसको लेकर बैठक की जा रही है, क्योंकि 20 तारीख को जो अनुपूरक बजट है वो भी पेश किया जा सकता है। तो ऐसे में सरकार की कोशिश ये है कि सभी दलों के नेताओं से बातचीत कर एक रास्ता निकाला जाए जिससे समय की बर्बादी ना हो। इसके साथ साथ इस बार के विधानसभा सत्र में एक और व्यवस्था की गई है कि चूँकि कोविड का समय है और ऐसे में अगर कोई विधायक या नेता चाहता है कि वो वर्चुअली विधानसभा से जुड़ना चाहे तो उसके लिए बाकायदा उसको रिक्वेस्ट करनी होगी। और सरकार के जो अधिकारी हैं वो उन्हें गूगल मीट का जो लिंक है वो दे सकते हैं, यानी वर्चुअली भी जुड़ सकते हैं अगर कोई फिजिकली नहीं आना चाहता है तो। जी आदर्श, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप बने रहे हमारे साथ। हर्षा भी हमारे साथ जुड़ गए। हर्षा, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आपके पास जो खबर है वो कितनी बड़ी? जी बिल्कुल, देखिए खबरों के सेंसस के हिसाब से आज जो सबसे बड़ी खबर है वो हेल्थ मिनिस्टर के ट्रैवल को लेकर के निकल आ रही है, क्योंकि संसद का मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद हेल्थ मिनिस्टर ने जो सबसे पहला अपना टूर प्लान किया है वो केरला और असम का प्लान किया, यानी केरला और गुवाहाटी का प्लान किया है। आज हेल्थ मिनिस्टर सुबह 8 बजे केरला के लिए रवाना हो चुके हैं। दोपहर में लगभग 2:30 बजे उनकी हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग है। केरला के सीएम पिनरई विजयन वहाँ पे मौजूद होंगे, केरला के हेल्थ सेक्रेटरी या केरला के हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज वहाँ पे मौजूद होंगी। उनके साथ राजेश भूषण ट्रैवल कर रहे हैं जो कि हेल्थ सेक्रेटरी है, उनके साथ एनसीडीसी के चीफ ट्रैवल कर रहे हैं जो कि सुजीत सर हैं। यानी कि तमाम लोग जो है लगभग 2:30 बजे मीटिंग करेंगे, क्योंकि समझने की जरूरत है कोरोना का जो डेल्टा प्लस म्यूटेशन है वो सबसे ज्यादा उसके जो केसेस देखने को केरला में देखने को मिले हैं। बीते 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा मामले डेल्टा प्लस म्यूटेशन के आए हैं। इतनी सारी मौतें हो चुकी हैं। लिहाजा 2 हफ्ते पहले मनसुख मंडाविया ने केरला के सीएम से फोन पे बात की थी और तब उनको वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर के तमाम चीजें दुरुस्त करने को कही थी। लेकिन फिलहाल इन 2 हफ्ते के बीच में केरला का जो ग्राफ है वो नीचे आता हुआ नहीं दिख रहा। हालांकि कई एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बकरीद और ओणम के सेलिब्रेशन की वजह से ग्राफ काफी ज्यादा बढ़ा है। लेकिन आज जब मंत्री गए हैं तो वहां पे लगभग 4 से 6 घंटे मिनिस्टर के साथ मीटिंग होगी। हेल्थ मिनिस्टर मौजूद रहेंगे, केरला के सीएम मौजूद रहेंगे और एक प्लान बकायदा डिसाइड किया जाएगा कैसा केरला में मामले कम हो सकते हैं, क्योंकि डेल्टा प्लस जो म्यूटेशन है वो तेजी से रिप्रोडक्ट होकर के यानी कि और म्यूटेशन को भी बढ़ावा दे सकता है, यानी कि और राज्यों में ये डेल्टा प्लस म्यूटेशन ना बढ़े। क्योंकि फिलहाल डेल्टा प्लस म्यूटेशन केरला में देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल इसके कोई भी मामले नहीं है, लेकिन सिचुएशन और ज्यादा खराब ना हो उससे पहले क्या प्लानिंग हो सकती है उसको लेकर के हेल्थ मिनिस्टर का आज दौरा है। और हेल्थ मिनिस्टर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो केरला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ की व्यवस्था कैसी है, वहाँ की सुविधाएं कैसी हैं, आईसीयू और बेड्स किस तरीके के हैं, क्या वहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत है, इन तमाम चीजों का इंस्पेक्शन खुद करेंगे आज। तमाल शाह हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करते हैं। तमाल, आपके पास कौन सी बड़ी खबर है? आज खेला हवे जो दिन घोषणा की थी ममता बनर्जी इलेक्शन के बाद, आज उसका सूचना होगी। खेल दिवस मनाया जाएगा राज्य में, सिर्फ राज्य में नहीं, राज्य के बाहर त्रिपुरा या फिर गुजरात या उत्तर प्रदेश हो गया, वहां पे तृणमूल कांग्रेस खेल दिवस मनाने की सोच रही है। तो सुबह को बहुत सारी जगहों पे फुटबॉल की ट्रॉफीज रखी गई है, लेकिन जो राजनीतिक कारण है और राजनीतिक जो मोटिव है उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। तृणमूल कांग्रेस का मानना है खेला होवे जो ममता बनर्जी का पॉलिटिकल स्लोगन भी रह चुकी है इलेक्शन के दौरान, वो सेम स्लोगन अभी नेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप में तृणमूल कांग्रेस को अपनी जगह और मजबूत करने में सहायता करेगी। इसीलिए इस स्लोगन को एक दिन घोषणा किया गया है जो है आज 16 अगस्त, और आज राज्य भर में खेल दिवस मनाया जा रहा है। राज्य के बाहर त्रिपुरा में भी मनाया जाएगा। देखने वाली चीज होगी, कल त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस की जो डेलीगेशन गई थी उधर पे, उनका मानना है कि बीजेपी के हाथ में उनका आक्रमण भी हुआ है। तो एक दिन बाद जो तृणमूल कांग्रेस का डेलीगेशन फिर से खेल दिवस मनाने की सोच रही त्रिपुरा में, उधर पे सब शांतिपूर्ण रहेगा कि नहीं वो देखने वाली चीज होगी। बिल्कुल, और सबसे खास बात यह कि जो चुनाव के वक्त खेला होबे का नारा दिया गया उसने जीत भी दिलाई ममता बनर्जी को। ये वजह भी रही कि तमाल इसे एक खास दिन के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, त्रिपुरा में भी आपने बताया कि इसको लेकर तैयारियां की गई हैं। क्या स्वरूप नजर आएगा खेला होबे का पश्चिम बंगाल और उसके अलावा अन्य प्रदेशों में भी? क्या उसे इसी तरह से प्रमोट किया जाएगा? देखिए, तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि खेल दिवस जो है उसको स्पोर्ट्स के माध्यम से प्रमोट किया जाएगा। फुटबॉल मैच हो या क्रिकेट मैच हो, वार्ड में लोकेलिटी में तृणमूल कांग्रेस ये ऑर्गेनाइज करेगी। जो जीतेंगे उनको स्पोर्ट्स ट्रॉफी दिया जाएगा, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को ट्रॉफी दिया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसके पीछे जो राजनीतिक इंटेंशन है उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। और त्रिपुरा में हालत थोड़ी सी गंभीर है और देखने वाली होगी कि आज सब शांतिपूर्ण रहता है कि नहीं।
गुलतबाल वापस लौटेंगे आपके पास। हमारे सहयोगी आदर्श सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए। आदर्श, उत्तर प्रदेश राजनीतिक हलचल में काफी तेज रहता है, और क्या खबर वहां से? देखिए, इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि आज यूपी सरकार ने 50% क्षमता के साथ सभी स्कूलों को खोलने का आदेश दिया है। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूल शामिल हैं। इसमें ना सिर्फ 50% क्षमता के साथ स्कूल खोले जाएंगे, बल्कि जो कोविड की गाइडलाइन है उसका भी पालन करने के लिए कहा गया है। कहा जा रहा है कि इसमें 50% क्षमता में एक एक पाली में, यानी अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो 50 बच्चे सुबह की शिफ्ट में और 50 बच्चे शाम की शिफ्ट में आएंगे। और इसके साथ साथ चूँकि स्कूल लंबे समय से बंद थे, पिछले साल मार्च अप्रैल से स्कूल बंद है, तो 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। तो ऐसे में जो स्कूल हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इसीलिए स्कूलों ने ये कहा है कि अभी हम जो उनके साधन होते हैं, बस या दूसरे साधन, वो मुहैया नहीं करा सकते हैं। और ऐसे में जो पेरेंट्स हैं उनको खुद बच्चों को स्कूल छोड़ना होगा और लेकर वापस आना होगा। इसके साथ साथ स्कूल को ये भी तय करने के लिए कहा गया है कि जो भी स्कूल खुलते हैं वो कोविड के प्रोटोकॉल का, उसकी गाइडलाइंस का पूरा पालन करेंगे, और ऐसा जो स्कूल नहीं करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। वही देखना होगा, क्योंकि क्लासेस अब स्टार्ट हो रहा है 9 to 12, बच्चे किस तरह आ रहे हैं और कितनी तादाद में आ रहे हैं। और ये भी जानकारी है हमें कि 2 शिफ्ट्स में स्कूल चलाए जाएंगे। कुंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, खबरों के सेंसेक्स में ऐसी कौन सी खबर है जो आपके लिहाज से सबसे ऊपर होनी चाहिए? बिल्कुल, इस बार के ओलंपिक ऐतिहासिक जीत के बाद जो पदक विजेता है उनको लगातार सम्मान किया जा रहा है। उसी के सिलसिले में आज प्रधानमंत्री सुबह में ब्रेकफास्ट पे उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और ये ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी या ब्रेकफास्ट खिलाड़ियों के साथ न केवल उनका उत्साह, मनोबल बढ़ाने के लिए लिहाज से बहुत बड़ी कदम होगा, बल्कि सरकार और खुद प्रधानमंत्री उनको गुरुमंत्र देंगे और ये कहेंगे कि इस खेल स्पिरिट को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और हो सकता है कि इस मौके पर न केवल किसी बड़े योजना की घोषणा करे, बल्कि सरकार का क्या विजन है, केंद्र सरकार क्या सोचती है, खुद प्रधानमंत्री खेलों को लेकर कितना उत्साहित है और अगले ओलंपिक को लेकर क्या तैयारी करनी चाहिए, खेल मंत्रालय से लेकर राज्य सरकारों तक इसका एक तरह से रूपरेखा तैयार करके उनके सामने रखा जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री का मानना है कि न केवल ये खेल देश के गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाते, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ाने से लेकर फिजिकली फिटनेस, मेंटल फिटनेस के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाते हैं। और शायद आपने देखा होगा कि इसी को लेकर अमृत महोत्सव के तहत लगातार फिट इंडिया मूवमेंट चलाई जा रही है, जिसमें हर दिन देश के किसी न किसी हिस्से में किसी न किसी खेल को प्रोत्साहित करके आगे ले जा रहा। तो कुल मिलाकर ये अभी आज खबरों के सेंसेक्स में आगे रहेगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री, आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास पर सब जाने वाले हैं, प्रधानमंत्री सबके साथ चर्चा करने वाले। लेकिन एक सवाल ये है कि नीरज चोपड़ा की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी, हालांकि कोविड की रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आ गई, तो क्या वो मौजूद रहेंगे, क्या वो आने वाले हैं, क्या उनकी तबीयत ठीक है या नहीं? दूसरा, आपने बताया कि एक बड़ा ऐलान हो सकता है, ये ऐलान किस तरह का हो सकता है, क्या बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है आज? देखिए, बिल्कुल नीरज चोपड़ा चूंकि गेम के बाद लगातार वो खिलाड़ी अपने घर नहीं गए हैं और लगातार कार्यक्रमों के तहत वो फटीग सी सिचुएशन से, हालांकि फीवर के तरह से प्रिकॉशनरी उनके कोविड टेस्ट कराया गया था, लेकिन चूंकि न केवल वो बल्कि प्रधानमंत्री आवास में जाने वाले प्रत्येक खिलाड़ी का कोविड टेस्ट कराया गया है। सो कोविड टेस्ट तो नेगेटिव है। जहां तक घोषणा का सवाल है, प्रधानमंत्री हर एक मौके पर कुछ न कुछ मंत्र देना जरूर चूकते हैं। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार के तरफ से कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। अगली ओलंपिक को लेके कैसी तैयारी किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, प्लेयर्स को लेके, फिजियोथेरेपिस्ट को लेके, कोच को लेके, और कौन कौन से राज्य कौन कौन से गेम्स को अडॉप्ट करें, इन सब चीज़ों पे सरकार की तरफ से कंप्लीट घोषणा की जाएगी। बिल्कुल। और अब बिहार भी चलते हैं। पटना से हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो साकेत, आप बताइए कौन सी ऐसी खबर है जो आपको लगता है कि बहुत चर्चा में रहने वाली है आज पूरे दिन? देखिए, बिल्कुल, अगर हम बिहार की बात करें तो आज यहाँ पटना में और पूरे बिहार में आज जो 8वीं तक जो कक्षाएं हैं वो आज से खुल रही है। लगभग 1.5 साल बाद ये कक्षाएं खोली जा रही है और
जिस तरह से बिहार में कोविड के मामले लगातार घटे हैं, जो आंकड़े हैं वो अब 30 से 40 के बीच रह रहे हैं और कई ऐसे जिले हैं, लगभग 20-22 ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी केसेज कोविड के नहीं है। तो ऐसे में सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि अब जो छोटे बच्चों के जो स्कूल है, पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के जो स्कूल है उसे खोला जाए और साथ ही साथ कोविड नियम का वहां पर पालन कराया जाएगा। सरकार ने सभी बच्चों के लिए मास्क उपलब्ध कराने की बात कही है, साथ ही साथ सैनिटाइजर उन स्कूलों में रहेगा और 50% अटेंडेंस के साथ जो है वो स्कूल खोला जाएगा, यानी 50% बच्चे एक दिन आएंगे और अल्टरनेट डे करके 50% बच्चे आएंगे। तो आज से बिहार में ये स्कूल खुल रहे हैं। खास करके ये अच्छी बात है कि 1.5 साल बाद यहाँ पर स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन ये बताइए ये सुनिश्चित कैसे किया जाएगा कि जो भी शिक्षक वहां पर आ रहे हैं उनका फुल वैक्सीनेशन हो चुका है, जो सफाई कर्मी आ रहे हैं वो पूरी तरह से उनका वैक्सीनेशन हो चुका है, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? क्योंकि हमने देखा है कि कई जगह शहरों में तो छोड़िए, अगर रूरल एरियाज में जाए तो वहां पर भी कोई इतना ध्यान नहीं देता है। देखिए बिल्कुल बड़ी चुनौती होगी। प्राइवेट स्कूलों में तो ये तय कर दिया गया है कि जो भी टीचर है या जो भी सफाई कर्मी है, इन लोगों को वैक्सीनेशन के बाद ही स्कूल में आने की अनुमति है। लेकिन सरकारी स्कूलों में ये परेशानी होगी क्योंकि हम लोगों ने कई बार ऐसी खबरें भी देखी है कि जहां जो सरकारी कर्मी है, हालांकि सरकार ने तय किया है कि सभी सरकारी कर्मी को भी वैक्सीनेट होना है और इसके लिए सरकार ने मुहिम भी चलाई थी, लेकिन इसका असर जो है वो अभी नहीं दिख रहा है। कई ऐसे स्कूल के शिक्षक हैं या जो कर्मी हैं वो अभी तक वैक्सीन उन्होंने नहीं लिया है। लेकिन बहुत जरूरी है कि इस चीज को सुनिश्चित पहले ही किया जाए। स्कूल खोलने के दौरान कोई भी शिक्षक ऐसा ना हो, कोई भी स्कूल का स्टाफ ऐसा ना हो जो वैक्सीनेटेड ना हो, और कोविड के प्रोटोकॉल के जितने नियम हैं उस हर नियम को हर स्कूल में फॉलो किया जाना, सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बहरहाल हमारे तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम जुड़ने के लिए। अब दर्शकों को दिखाते हैं कि खबरों के सेंसेक्स में सेंसेक्स मीटर क्या कहता है। इस शो से पहले, खबरों के सेंसेक्स शो से पहले खबरों का ऑर्डर जो था वो क्या था और इस शो के बाद क्या तब्दीली आई है? कंचन, अफगानिस्तान की खबर देखिए अनंत, हम सब डिस्कस कर रहे थे कि अफगानिस्तान की खबर सबसे ऊपर हो सकती है। जो हमने दिखाया है लगातार, टीएमसी खेलो होवे दिवस बनाएगी। ये ओल्ड रैंक है और ये न्यू रैंक है, पहले अफगानिस्तान का था और न्यू रैंक में भी देखने को मिल रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज ही सबसे प्रमुख खबर आज पूरे दिन की होने वाली है। बहुत कम होता है कि ओल्ड रैंक और न्यू रैंक में बदलाव ना हो, लेकिन इस बार ऐसा है कि जो ओल्ड रैंक है वही नई रैंक, यानी कि अफगानिस्तान की खबर टॉप पर है। तो अफगानिस्तान में तालिबान का राज, ये पहली खबर रहेगी आज दिन भर। इस बड़ी खबर पर नजर रहेगी। टाइम्स ऑफ भारत हर पहलू, हर खबर आप तक पहुंचाएगा। रुक